16 एक आवारा आशिक। अब तक बस कुछ दिन और मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, बस तुम्हारा होना है मुझे। इस वक्त वो काफी शांत लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कोई माफिया कह रहा हो। 10 वक्त वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह बात कर रहा था। उससे उसका सुकून मिल गया था जो सालों पहले गायब हो गया था। अब आगे मन्नत को एहसास नहीं था कि वो इस वक्त एक माफिया के बाहों में थी। मन्नत खिसकते हुए अद्रिक के बिल्कुल करीब चली गई थी। उसे लग रहा था ये उसका टेडी है। उसने अपना सिर उसके सीने पर रख लिया था और अपने पैर उसके उस सेंसिटिव पार्ट पर रख दिए। अद्रिक हैरान था, इस लड़की ने क्या किया था। अभी अभी उसकी पूरी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही थी। ये सब उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। ये सब उसके लिए बहुत नया था। ऐसा समझ सकते थे कि उसने ये पहली बार महसूस किया था। अद्रिक की आंखों में धीरे धीरे नशा छाने लगा था। उसे लग रहा था कि वो मन्नत को अभी पाले, पर यह गलत होता। मन्नत के साथ जबरदस्ती करके वो उसे नहीं पा सकता। मन्नत उसके दिल के अंदर उतर चुकी थी। वो लड़की उसकी बाहों में सो रही थी, इस बात से अनजान कि वो है कौन। अद्रिक प्यार से उसके बालों को सहलाकर बार बार उसके माथे को चूम रहा था। ये फीलिंग इतनी अच्छी थी। उसे लग रहा था कि उसे अभी मन्नत को अपने घर ले जाना चाहिए। उसकी बाहों में ये लड़की जो उसके इतने करीब सो रही थी तो इतनी सॉफ्ट थी ना। अद्रिक मन कर रहा था कि वो उसके अंगों को सहलाने शुरू करे, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी लिमिट से बाहर जाकर वह कभी भी मन्नत के साथ गलत नहीं करेगा। वो उससे प्यार कर बैठा था। उसने मन में सोचा, एक 19 साल की लड़की ने उस पर जादू कर दिया था। वो अपना काम छोड़कर उसके पीछे दीवानों की तरह उसके घर के अंदर घुस आया था। उसने वो हरकत कर ली थी इन दोनों में जो शायद एक आवारा आशिक करता होगा। उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बस उसे देखे जा रहा था, जैसे कि आंखें बंद करेगा तो वह गायब हो जाएगी। मन्नत इन सब चीजों से अनजान गहरी नींद में थी। अगली सुबह जब मन्नत की आंख खुली तो वो काफी खुश नजर आ रही थी। उसने अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें खोली और कमरे को तरफ देखकर कहा, क्या कमाल की नींद आए। ऐसा लग रहा था जैसे सपनों की दुनिया में खो गई मैं। मन्नत को नोवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था, वो भी लव स्टोरी और फैंटेसी नोवेल्स। उसे लग रहा था जैसे वो कल किसी की बाहों में थी। उसे यह नहीं पता था कि वो सच में किसी की बाहों में थी। उसे लग रहा था वो सब कुछ एक सपना था। उसने तभी अपने टैडी की तरफ देखा जो जमीन पर पड़ा था। उसने हैरानी से कहा, मेरा प्यारा टैडी वहां कैसे गया। मुझे तो लगा मैंने रात भर उसे अपनी बाहों में भरा था। क्या सोते वक्त में अपनी टैडी को नीचे गिरा दिया। उसने अपनी टैडी को उठाकर गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी टैडी, तुम्हें पता है ना मैं थोड़ी बेवकूफ हूँ और रात कितनी अच्छी नींद आए। वह खुद से बातें कर रही थी, इस बात से अनजान की अगर इस वक्त अद्रिक उसे इस तरह टैडी को गले लगाते देखा तो इस बेजान टैडी की भी जान ले लेता है। अद्रिक मन्नत के लिए इतना पागल हो चुका था कि सुबह वह तब गया जब उसे लगा कि अब मन्नत उठने वाली है। उसे रायजादा परिवार से कोई डर नहीं था। वो एक झटके में मन्नत को उठाकर ले जा सकता था, पर नहीं उसका प्यार पाना चाहता था, नहीं जबरदस्ती उसके साथ करना चाहता था। तभी मन्नत की नज़र घड़ी पर जाती है। अभी सुबह के 7 बजे थे। वह इतनी जल्दी कैसे उठ गई। उसने अपने बालों को लहराते हुए कहा, अरे वो आज तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। मन्नत तो इतनी अच्छी है, 7 बजे उठ गई। कॉलेज तो 9 बजे जाना है, मतलब अभी 2 घंटे है। चल फिर उठ जा, हम आज कुछ अच्छा खाते हैं। वह खुद से बातें करते हुए वॉशरूम की तरफ जा रही थी। वहीं नीचे रायजादा परिवार सुबह की चाय का मजा ले रहे थे। वैशाली जी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, जो उनके सास और पति दोनों देख सकते थे, पर सच वो लोग जानते थे। चुप रहना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि उनके पोते भी यही बैठे थे। करण अपनी कॉन्सर्ट से लौट आया था। वह म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करता था और पिछले दिनों से वो एक सिंगर के साथ गया हुआ था। करण म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करता था तो बहुत सारे सिंगर के साथ उसका अच्छा रिलेशन था, और जो सिंगर के साथ वह 10 बार गया था उसका अच्छा दोस्त भी था। करण तरुण के यही सब बता रहा था, तभी उसकी नज़र अपने माँ पर चली जाती है। उसके देखकर कहता है, क्या कोई परेशानी है। आप काफी चुप लग रही है वैशाली जी।
जो कहीं कोई हुई थी वो बिना भाव के कहती है, मुझे मन्नत की चिंता हो रही है, उसे कॉलेज नहीं भेजना चाहिए था। दुनिया के सामने उसका सच आ जाएगा। वह इतनी ही बोल पाई कि उनकी सास ने जल्दी से उनके हाथ पर हाथ रख दिया। वह जान गई थी कि वो अपनी उदासी में सब कुछ कह देगी। तरुण और करण को कुछ समझ नहीं आया। तरुण ने थोड़ा सा नाराजगी से कहा, मॉम वो एक खिलौना नहीं है कि हम उसे घर पर रख सके। उसे पढ़ाई करनी थी, अपने हमेशा उसे इस तरह छुपा कर रखा है। हमने कभी नहीं पूछा क्या मन्नत से आपको प्यार नहीं है? आप उसे कॉलेज क्यों नहीं भेजना चाहती थी? आप जानते हैं ना उसके सपने कितने बड़े हैं। ये बिजनेस की क्लासेस वह सिर्फ डैड के कहने पर ले रही है, वरना उसे तो पेंटिंग में अपना करियर बनाना था। आपने साफ मना कर दिया। क्या आपको नहीं लगता आप उसके साथ नाइंसाफी करती है? वैभव जी गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखकर कहते हैं। तरुण, ये क्या तरीका है अपने माँ से बात करने का? तभी करण भी कहता है, वह सही कह रहे हैं डैड, मैं और भाई हमेशा से देखते आए हैं, हमें किसी चीज की रोक टोक नहीं की गई, लेकिन मन्नत को हर चीज के लिए रोक टोक जाता। कमाल की बात है ना, 19 साल की है, आज तक उसकी एक भी सहेली नहीं है। आपने उसे कभी बाहर जाने ही नहीं दिया। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? वैभव जी कुछ और कहते कि तभी सीढ़ियों से उन्हें चाहते हुए मन्नत नीचे आते दिखा देती है। थोड़ी हैरानी की बात थी, अभी सिर्फ 7:30 हुए थे। वो काफी क्यूट लग रही थी। वह भान कर आकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। सब लोग बिल्कुल खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। वैशाली जी अपनी बेटी को देखते हैं और उसे देखकर कहती है, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? कॉलेज में अभी वक्त है। मन्नत उनकी गोद में सिर रखकर कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मेरे लिए कुछ बना देंगे आप? कलावती जी कहती है, मन्नत तू मेरे पास आ जा, तेरी माँ तेरे लिए कुछ बना देगी। यहाँ में मुझे कुछ बात बतानी है। वह पड़ोस वाली आंटी है ना, उनकी बेटी भाग गई। वैशाली जी ने अपनी सास की तरफ देखा और अपना सिर हिला दिया। उनके साथ अपने बच्चों के साथ कैसे लोगों की चुगलियां करती थी और मन्नत बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर सुन रही थी। वह बस वहां से किचन की तरफ चली जाती है और उनके पीछे उनके पति भी, क्योंकि उनकी उदासी को जानते थे। वही कलावती जी तीनों को लोगों की चुगलियां सुनने में लगी हुई थी और वह तीनों मजे लेकर सुन रहे थे। शायद ये उनका रोज का काम था। दूसरी तरफ वही दिल्ली के एक सुनसान एरिया में अद्रिक इस वक्त एक पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर था। वो वहां लगी बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। सामने कुछ लोग थे जो खून से भरे हुए नीचे जमीन पर पड़े थे। अभी सुबह का वक्त था, लेकिन अद्रिक को देखकर लग रहा था जैसे उसके रात हो गई हो। उस काली कमरे में आद्रिक कोरा इतना खतरनाक लग रहा था कि कोई सोच नहीं सकता था। उसके हाथ और कपड़े खून से भरे हुए थे। उसका असिस्टेंट राका आज काफी हैरान था। सुबह उसका बॉस जब लौटा था तो बहुत शांत लग रहा था, लेकिन बाद में एक डील की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा और फिर से अद्रिक वैसा ही हो गया जैसे कि हमेशा रहता था। राका अपने मन में सोचा कि अगर मन्नत अद्रिक की जिंदगी में आ जाती है तो क्या अद्रिक नॉर्मल इंसान बन सकता था जैसे वह 9 साल पहले था? क्या वो उस हादसे को बुलाकर लोगों को माफ कर देगा? क्या उसकी वह प्रॉब्लम ठीक हो गई थी जिस दिन उसे इस तरह एक हैवान बना दिया था? 4 लोगों की हालत खराब कर दी थी अद्रिक ने। सुबह सुबह वह लोग मौत के कगार पर थे और यह इंसान इतना शांत बैठा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अद्रिक कपड़े से अपने हाथ को साफ करते हुए कहता है, दूसरी मीटिंग जल्दी करवाओ, मुझे कॉलेज भी निकालना है। राका बस हैरान रह गया। उसका बॉस पागल हो चुका था, ना तो वह खुद सोता था ना उन्हें सोने देता था। 17 अद्रिक वालिया की क्वीन। अब तक अद्रिक कपड़े से अपने हाथ को साफ करते हुए कहता है, दूसरी मीटिंग जल्दी करवाओ, मुझे कॉलेज भी निकालना है। राका बस हैरान रह गया। उसका बॉस पागल हो चुका था ना तो वह खुद सोता था ना उन्हें सोने देता था। अब आगे कॉलेज का दूसरा दिन था। आज अच्छे से कॉलेज लगने वाला था। मन्नत यह बात जानती थी, इसलिए अपनी सारी बुक्स को अपने बैग में रखते हुए जल्दी से सीढ़ियों से नीचे की ओर भागती है। अगर वो कॉलेज के लिए लेट हो जाती तो उसे बहुत डांट पड़ने वाली थी उसकी माँ से। आज तो वो जल्दी उठी थी, फिर भी कैसे लेट हो गई? वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए नीचे की
और भाग रही थी कि तभी वह अपने छोटे भाई करण से टकरा जाती है। वो अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, हाँ, दीवार यहाँ कहाँ से आ गई? करण उसे घूर कर देखते हुए कहता है, तुम देखकर क्यों नहीं चलती? अभी खुद भी गिर जाती है और मुझे भी गिरा देती, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। कभी कभी सोचता हूँ जो तुमसे शादी करेगा उसका क्या होगा। मन्नत मुंह बनाकर कहती है, शादी और मेरी? मैं कौन सा शादी करने वाली हूँ? मैं तो बड़ी होकर पेंटिंग करूंगी, एक बड़ी सी पेंटिंग हाउस खोलूंगी जिस पर मेरी पेंटिंग सेल हुए करेगी। करण हंसते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, उसके लिए शादी न करना कौन सा रोल है? और अपना सर झटक कर वहां से चला जाता है। मन्नत जल्दी से बाहर की ओर भागती हैका से लगकर तरुण खड़ा था। वह उसे कॉलेज छोड़ने वाला था, लेकिन मन्नत के मन में शादी वाली बात बैठ गई थी। उसने बचपन से हमेशा सब में प्यार देखा था, भले ही उसे रोक टोक थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि उसकी शादी जैसे रिश्ते से भरोसा उठ जाए। लेकिन फिर भी वह कभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होगी अपने घर को छोड़कर कहीं और जाना। तरुण उसे देखकर कहता है, साधिन और यही हो गई, आज तो तुम पक्का लेट हो जाओगी और मुझे रोज लेट मत करवाया करो। कल से मैं डैड को बोलूंगा तुम्हारे लिए एक ड्राइवर अरेंज कर दे। मन्नत जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए कहती है, मैं थोड़ी लेट हुई हूँ, करण भाई ने लेट करवाया, वह मुझे टकरा गए थे। तरुण ने कुछ नहीं कहा, उसे पता था उसकी बहन ऐसी ही है। गाड़ी स्टार्ट हुई और रायजादा विला से बाहर निकल गई और रोड पर दौड़ने लगी। लेकिन दोनों ही अनजान थी कि एक ब्लैक जरोवर उनके पीछे थी, दो और कार्स भी जिनमें शायद गार्ड्स थे। मन्नत को तो एहसास भी नहीं था कि अद्रिक पिछले कितने वक्त से उसका इंतजार कर रहा था। इस लड़की को देखने के लिए उसका जुनून बढ़ता जा रहा था। उसका बस चलता तो वह अभी ही मन्नत को अपना बना लेता, पर ये सही नहीं था। अभी बहुत कुछ संभालना बाकी था। मन्नत गाने के बोल गाना गुनगुनाते हुए मुस्कुराकर बाहर देख रही थी। जब कॉलेज के बाहर आकर रुकी तो तरुण ने उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा कि वो जब तक वापस लेने ना आए वो कॉलेज से बाहर न निकले। वो इसलिए था क्योंकि मन्नत को बाहर की दुनिया का इतना पता ही नहीं था, कभी अकेली निकाली ही नहीं थी। उसे जहां भी जाना होता साथ ही कोई परिवार का सदस्य रहता था। काफी सारी इंस्ट्रक्शंस को सुनने के बाद मन्नत कहती है, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ भाई, आप आ जाओगे लेने और मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? तरुण प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहता है, मिर्ची तुझे नहीं पता दुनिया कितने खराब है, प्रॉमिस कर कहीं भी नहीं जाएगी, मैं जल्दी आ जाऊंगा वरना करण आ जाएगा और अपना फोन हमेशा ऑन रखा कर। मन्नत हाँ कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद तरुण चिंता से कहता है, कुछ भी सही महसूस नहीं हो रहा। मम्मी पापा ने तो इस बात को टाल दिया, पर मैं नहीं टालने वाला। ये वालिया का परिवार इतना सीधा नहीं है। तरुण को कुछ शक हो गया था अद्रिक वालिया के बारे में। पता करने की कोशिश उसने की थी, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वालिया परिवार ने रायजादा परिवार के साथ बिजनेस बढ़ाने की बात की थी। तरुण इसके बिल्कुल खिलाफ था और उनके पिता मान गए थे। कॉलेज में मन्नत अपने बैग को अपने कंधे पर डाले चुपचाप से अंदर जा रही थी। उसका ध्यान नहीं था किसी की तरफ से, किसी से कोई लेना देना नहीं था। थोड़ा चलने के बाद उसे मीरा और तारा भी मिल जाते जो शायद उसी का वेट कर रहे थे। मन्नत ने मुस्कुराती हुई हेलो कहती है। तारा ध्यान से उस लड़की को देख रही थी। ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, ये अद्रिक वालिया की क्वीन थी। तारा ने सोच लिया था वह अपनी होने वाली भाभी को प्रोडक्ट करेगी। इतना तो उसे पता था कि मन्नत बहुत ज्यादा मासूम है, उससे कुछ भी नहीं पता दुनिया का। वह लोग क्लास में जा पाते उससे पहले ही उन्हें सामने से आते हुए कुछ टीचर दिखाई दे देती है जो अपने स्टाफ रूम की तरफ से सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अभी कॉलेज शुरू होने में 5 मिनट्स बाकी थी। एक टीचर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? क्लास शुरू होने वाली है और पहले लेक्चर मेरा ही है। तो मीरा हंसते हुए कहती है, बस हम क्लास में ही जा रहे थे। उसे टीचर का ध्यान मन्नत पर पड़ जाता है। ये लड़की सच में बहुत खूबसूरत है और मासूमियत से उसे देख रही थी। वह मुस्कुराकर अपना हाथ उसके सिर पर रखकर कहता है, अच्छे से पढ़ाई करो। मन्नत बस मुस्कुरा दी, पर तारा को ये चीज अच्छी नहीं लगी। उसने कल भी नोटिस किया था यह मन्नत के साथ
कुछ ज्यादा ही अच्छा बन रहा था, और वो टीचर इसलिए वो कुछ कह नहीं सकती थी। लेकिन मन्नरत को नहीं पता था, उसकी बैंड बजाने वाली थी। दूर खड़े अद्रिक ने ये सब देख लिया था। उसकी मुठ्ठियां कस गई थी और आंखों का रंग लाल हो गया था। उसकी मन्नत थी, पर कोई कैसे नजर डाल सकता है। इस टीचर का तो होगा सो होगा, मन्नत का क्या होगा। तारा ने बस मन में यही सोचा कि उसने भी अपने भाई को देख लिया था। जल्दी से मन्नत का हाथ पकड़ते हुए क्लास के और भाग जाती है। अद्रिक भी चलते हुए टीचर के आगे से निकल जाता है। उसने बिल्कुल उसे इग्नोर कर दिया था, जैसे वह उसके लिए मायने नहीं रखता हो। उस टीचर के चेहरे पर कंफ्यूजन भारी भाव थे। उसने क्या किया था? अद्रिक उसे इस तरह क्यों देख रहा था? क्लासेस शुरू हो गई थी। 5 मिनट्स बाद जब क्लास में कोई टीचर आया तो सब हैरान, स्पेशली तारा। ये वो टीचर नहीं था जो अभी अभी उन्हें बाहर मिला था। उसी का पहला लेक्चर था। तारा मुस्कुरा कर मन में सोचती है, उसका भाई एक लिमिट से ज्यादा पजेसिव हो चुका है। क्लास शुरू हो गई और सब बच्चे पढ़ने में लग गई। धीरे धीरे हाफ डे बीत गया था। 4 लेक्चर के बाद हमारी मन्नत तक गई थी। भूख से उसके हालात खराब थी। वो तो बस वेट कर रही थी कि कब फ्री हो और वह भागकर खाना खाने जाए। वहीं दूसरी तरफ स्टाफ रूम में वो टीचर अद्रिक के सामने बैठा उससे माफी मांग रहा था कि उसे नौकरी से ना निकल जाए, कि उसकी गलती क्या है उसे बताया जाए। अद्रिक मुस्कुराते हुए एक फाइल उसके सामने रखकर कहता है, बच्चों के साथ फ्लर्ट करना गलत होता है। अगर तुम सीरियस नहीं हो तो किसी के करीब जाना भी गलत होता। वह इतनी ठंडी आवाज में ये सब कह रहा था कि सामने खड़ी टीचर की हालत खराब हो गई थी। उसके माथे पर पसीनों की बंदे देख रहे थे। वह टीचर काफी सारे बच्चों के साथ गलत कर चुका था। कंप्लेंट कभी हुई ही नहीं, क्योंकि बच्चे कर नहीं पाते थे डर के मारे। लेकिन आज अद्रिक उसके बारे में सब कुछ पता करवाया था। वो उसे मन्नत के करीब नहीं जाने देगा। अद्रिक पर कोई असर नहीं हुआ। वह इस तरह बैठा था जैसे वो सामने खड़े इंसान को देखकर ना रहा हो। वह अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को चलाए जा रहा था। शायद कोई ये ध्यान नहीं दे सकता था, लेकिन उस लैपटॉप पर बहुत खूबसूरत वॉलपेपर लगा हुआ था और वो मन्नत की फोटो थी। अद्रिक की आंखों में हल्का गुस्सा नजर आने लगा था। वह सामने खड़े इंसान को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। अभी वो कुछ कहता कि उससे पहले उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बस मुस्कुरा देता है। 2 मिनट्स बाद उसके गार्ड आकर उस टीचर को ले जाते हैं। उसके साथ क्या होगा ये तो शायद किसी को पता नहीं था। कैंटीन में आधा दिन भी बीत चुका था। मन्नत ने कैंटीन में बेटे 3 समोसे खा लिए थे, अपना टिफिन भी खा लिया था। तारा उसे देखकर कहती है, इतना खाने के बाद तुम्हारा पेट दुखेगा। मन्नत अपने मुंह पर लगी सॉस को साफ करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, इतना खाने के बाद मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि अब मैं आराम से अगला लेक्चर अटेंड कर सकती हूँ। और वो मन में सोचती है, और थोड़ा सा सो भी सकती हम। अच्छा होगा मुझे नींद आ जाए। उस खड़ूस टीचर को देखना नहीं पड़ेगा। मन्नत को अद्रिक की आंखों से अजीब सा डर लगता था। उसे उसकी आवाज सुनकर ही अजीब सी घबराहट महसूस होती थी, और जिस तरह वह शिद्दत से उसे देखा था ना, मन्नत की पूरी बॉडी कांप जाती थी। वो अभी यही सब सो रही थी कि क्लास का वक्त हो गया। उसने अपना मुंह बनाया और चुपचाप तारा के साथ क्लास की तरफ चली जाती। आज फिर वह 3rd रो में चुपचाप से बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई और छुपाने के लिए थोड़ा झुक भी गई। अद्रिक सामना नहीं करना चाहती थी। शायद तारा उसकी ये सारी नौटंकी देख रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। उसे देखना था उसका भाई क्या करता है। कदमों की आहट से ही मन्नत की हालत खराब थी। सब बच्चे खड़े होकर विश कर रहे थे। अद्रिक ने अपनी ठंडी नज़र क्लास पर डाली। उसने अपना कोट और लैपटॉप वहां रखा और एक नज़र सबको देखने लगा। उसकी नज़रों मन्नत को ढूंढ रही थी, जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। ये सोचकर भी उसे गुस्सा आ रहा था। 18 अद्रिक वलिया की प्रपोजल। अब तक कदमों की आहट से ही मन्नत की हालत खराब थी। सब बच्चे खड़े होकर विश कर रहे थे। अद्रिक ने अपनी ठंडी नज़र क्लास पर डाली। उसने अपना कोट और लैपटॉप वहां रखा और एक नज़र सबको देखने लगा। उसकी नज़रों मन्नत को ढूंढ रही थी, जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। ये सोचकर भी उसे गुस्सा आ रहा था।
अब आगे अद्रिक की वो ठंडी आंखें सिर्फ मन्नत को ढूंढ रही थी, पर ये लड़की चुप कर बैठी थी। इससे क्या लगता है उसके हरकत से वह अद्रिक से दूर जा पाएगी? बिल्कुल नहीं। अद्रिक ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए पढ़ना शुरू किया, लेकिन आज वो जो टॉपिक पढ़ रहा था वह मन्नत चुप कर नहीं समझ सकती थी। उसे सीधे देखकर सब कुछ समझना होगा। उसने अपने मन में सोचा वह क्या करे और वो नोट्स बनाने लगी। अद्रिक ऐसा दिखाए जैसे वह अब उसे मन्नत से कोई मतलब ना रखता हो। तारा हैरान थी उसका भाई क्या कर रहा था। 20 मिनट की क्लास के बाद अद्रिक ने सबको एक क्वेश्चन दे दिया, ये कहकर कि वह लोग अभी इसका आंसर लिखे। उसने ये टॉपिक कल समझाया था, यह उनका टेस्ट है। बच्चों की हालत खराब थी। ये बिना बताए टेस्ट ले रहा था, पर कोई कुछ कह नहीं सकता था। अद्रिक की नजरें मन्नत से 2 पल के लिए मिली। मन्नत की नजरों में घबराहट थी तो अद्रिक की नजरों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जो एक पल में गायब हो गई। सब लोग अपना अपना टेस्ट लिखने लग गए थे। 5 मिनट्स के बाद सबने अपना टेस्ट कंप्लीट किया और एक लड़के ने सबके नोट्स इकट्ठे कर वही टेबल पर रख दिए और फिर से अगले क्लास शुरू हो गई। 1.5 घंटे की क्लास बहुत जल्दी बीत जाती थी। अद्रिक पढ़ाता ही इतनी मजे से था कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ते थे। कुछ लोग उससे डरते थे तो कुछ लोग उसे अट्रैक्ट होते थे। लड़कियों तो स्पेशल तैयार होकर आई थी सिर्फ उसके क्लास के लिए, लेकिन वह तो किसी की तरफ देखा तक नहीं था। उसकी आंखों तो सिर्फ मन्नत पर टिकी रहती थी। क्लास खत्म हुई। अद्रिक ने ठंडी नजरों से पूरी क्लास को देखा था। उसकी आंखों से ही वार्निंग मिल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे वह वार्निंग दे रहा हो कि तभी उसकी नज़र फिर से मन्नत से मिल जाती है। मन्नत अपने पल के झुका मही लेती कि तभी उसे अद्रिक की आवाज़ सुनाई देती है जो उसका नाम ले रहा था, मन्नत रायजादा। ये सारे नोट्स मेरे स्टाफ रूम में लेकर आओ। मन्नत को तो ऐसे महसूस हुआ कि वह हवा में उड़ रही हो। उसे लगा उसके पैर सुन्न हो गए थे। पहली बार मन्नत को अपना नाम इतना अट्रैक्टिव महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था उसकी पूरी बॉडी कांप रही हो। तारा खुद को हंसने से रोकना चाहती थी। उसका भाई सरे आम फ्लर्ट करने की कोशिश में था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं। मन्नत ने अपना सलाइवा गटका और मन में सोचा, नहीं वो बिल्कुल नहीं जाएगी इस खड़ूस की स्टाफ रूम में। लेकिन मना करने की हिम्मत कहाँ थी। वह जल्दी से खड़ी हो जाती है। उसने अपने फ्रॉक को कस के पड़ा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वह नर्वस है। अद्रिक ने अपना कोट और लैपटॉप लिया और वहां से चला गया और मन्नत उसके पीछे पीछे नोट्स लेकर जा रही थी। वह पूरी तरह से डरी हुई थी। इस आदमी की आंखों भी उसे डरती है और ये उसे अपने स्टाफ रूम में बुला रहा था। मन्नत ने ये सब कभी महसूस नहीं किया था। ये सब उसके लिए अजीब था। वह कभी किसी पर ध्यान नहीं देती थी, पर अद्रिक जिस तरह से देखा था ना, उसकी पूरी बॉडी अंदर से अजीब महसूस करती थी। उसे लगता था उसका पेट में जैसे तितलियां उड़ रही हो। मन्नत को तो आज इतनी घबराहट महसूस हो रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था इस वक्त क्या करना चाहिए। स्टाफ रूम के बाहर खड़ी हो जाती है जिसका डोर अभी भी खुला हुआ था। अद्रिक भी उस रूम के अंदर गया था। मन्नत के मुंह से बस ये भी नहीं निकल रहा था कि मैं आई कमिंग। वही द्वार कड़ी तारा ये देखकर हंस रही थी। वो इतना हंस रही थी कि शायद उसे अपने हंसी कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी मन्नत को अंदर से आवाज आती है, तुम अंदर आ रही हो कि मैं बाहर आऊं? मन्नत जल्दी से अंदर चली गई। पूरा स्टाफ रूम खाली था। वह अभी वो सोच ही रही थी कि तभी डोर बंद होने की आवाज आती है। उसने पलट कर देखा तो अद्रिक चुपचाप से उसे देख रहा था। अब उसकी आंखों में शांति थी। मन्नत को अपनी और उसकी पहली मुलाकात याद आती नहीं। उसकी मदद की थी तब भी उसकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन उसे देखते ही उदासी जैसे कहीं भाग सी गई थी। मन्नत ने उन नोटिस को जल्दी से वहां रखा और सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे और अद्रिक का गुस्सा साथ में आसमान पर था। सुबह उस टीचर का मन्नत के सर को टच करना अद्रिक से कैसे बर्दाश्त होता। वह एकदम से उसके करीब गया, उसका हाथ पकड़कर उसे बिल्कुल दीवार से सटाते हुए कहा, उस दिन कहा था ना तुमसे किसी पर भरोसा मत करना। किसी
अनजान के करीब मत जाना। क्या मेरी बात समझ नहीं आई थी? मन्नत को समझ नहीं आया। उसकी तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। वह लोग इतने करीब थे। अद्रिक के शब्द से अपने कानों पर महसूस हो रहे थे, उसकी सांसों से महसूस हो रही थी। मन्नत का दिमाग काम नहीं कर रहा था। यह इंसान है कौन? उसे ऑर्डर देने वाला, ये सोचने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी। मन्नत ने हल्की सी अपने पाल के उठाकर सामने खड़े उस शख्स को दिखा जो उस पर इतना हक जाता रहा था। अद्रिक को पता नहीं क्या महसूस हो रहा था, इसलिए अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। उसका दिल कर रहा था वह मन्नत को किस करे, पर यह बहुत जल्दी हो जाता। वो मन्नत को धीरे धीरे अपने पास लाना चाहता था, जबरदस्ती करके नहीं, पर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। उसने अपना हाथ मन्नत के सिर पर रखा और उसके सिर को सहलाने लगा, जैसे उस इंसान का टच हटाकर अपना टच महसूस करना चाहता हो। मन्नत जी चुपचाप से खड़ी थी, उसके हाथ अद्रिक के सीने पर थे। वह उसके धड़कन को महसूस कर रही थी। उसका दिल भी कितनी जोर से धड़क रहा था। काफी देर अद्रिक ऐसे ही करता रहा। वह हल्का सा सूखा और अपने होंठ मन्नत के माथे पर रख दिए। मन्नत ने ये सोचा नहीं था यह इंसान उसके लिए अनजान था, उस पर हक जाता रहा था, उसके इतने करीब खड़ा था। मन्नत का दिमाग सुन्न हो गया था। उसकी आंखों में नमी भर आई थी। अद्रिक उससे थोड़ा दूर हुआ और उसके कमर में हाथ डालकर उसे बिल्कुल पास करते हुए उसके कान में जाकर कहता है, अगली बार नहीं समझाऊंगा। उस दिन समझा चुका हूं और आज फिर से समझा दिया। अद्रिक वालिया की क्वीन हो तुम, किसी को भी खुद को टच करने की परमिशन मत देना, वरना मैं क्या कर बैठूंगा मुझे नहीं पता। शून्य शून्य। मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? अद्रिक फिर से कहता है, उस दिन तुमने मुझे बचाया था, तुम मेरे पास आई थी, तुमने अपना हाथ मेरे दिल पर रखा था। सालों पहले जो मोहब्बत दफन हो गई थी ना, सबके लिए, उसने तुमने फिर से जगा दिया खुद के लिए। अब मेरे दिल में जो मोहब्बत और जुनून है ना, वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। अद्रिक मन्नत से थोड़ा दूर होकर अपने बाहें फैला कर कहता है, मेरी जिंदगी में स्वागत है तुम्हारा। मन्नत अद्रिक वालिया मन्नत सामने खड़े इंसान को ऐसे देख रही थी जैसे किसी भूत को देख लिया हो। वह इंसान उसे अपनी क्वीन कह रहा था, उसे धमका रहा था, उस पर हक जाता रहा था और उसे प्यार भी कर रहा था। मन्नत ने ये सब महसूस नहीं किया कभी। उसके लिए यह बहुत नया था। अद्रिक का यूं अपने प्यार को खुल्लम खुल्ला कहना उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी ही बाहर आ जाएगा। मन्नत की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ गए। वह डरने लगी थी। अद्रिक ने उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाए तो मन्नत ने बिल्कुल पीछे कदम ले लिए। उसके चेहरे पर डर और घबराहट थी। अद्रिक की मुस्कुराहट बहुत ही डरावनी थी। वह एकदम से उसके पास आकर दीवार के दोनों साइड अपने हाथ रख कर कहता है, हमारे बीच हुई बातें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम बिल्कुल नहीं चाहोगी कि मेरा गुस्सा दुनिया देखे या तुम्हारा परिवार देखे। उस दिन तुमने खुद मुझे बचाया था। मेरे अंदर जो हेवन है ना, उसे शांत रहने देना। अब से किसी के करीब जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो पीछे हो गया। मन्नत की पूरी बॉडी डर से कांप रही थी। वो वहां से भागना चाहती थी, पर उसके पैर जैसे काम नहीं कर रहे थे। उसका दिल जैसे इन सारी बातों को एक्सेप्ट कर रहा था, पर उसका दिमाग डर रहा था। अद्रिक कितनी शिद्दत और जुनून से उसे देख रहा था। अभी उसे दूर खड़ा देखता रहता है, जैसे मन्नत की कुछ कहने का इंतजार कर रहा हूं, पर अंदर ही अंदर उसे पता था ये लड़की कुछ भी नहीं कहेगी। कि प्यार जैसी फीलिंग को उसने कभी महसूस नहीं किया। उसे रिश्तों का ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, पर अद्रिक के चेहरे पर सुकून था। उसने अपनी बातें मन्नत को समझा दी थी। वह इस लड़की को इस तरह अपना दीवाना बना लेगा, ये लड़की उसके बिना रह ही ना पाए। मन्नत की हालत खराब थी। उसने अपनी उंगलियों उलझाया हुआ था। वह छोटे बच्चों की तरह सिर नीचे कर बस रोए जा रही थी। अद्रिक से यह कैसे बर्दाश्त होता? उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गले लगा लिया और प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, शांत हो जो बच्ची, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे ये आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते हैं। महे मेरे अलावा किसी के करीब नहीं जाना। वो उसकी चेहरा ऊपर करते हुए कहता है,
धीरे धीरे तुम्हें मेरे प्यार की आदत हो जाएगी, सारी उम्र इन्हीं बाहों में रहना है। तुम्हें बार बार नहीं समझाऊंगा मैं तुम्हें। कुछ भी समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? 19 मुझे नहीं करनी शादी। अब तक तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारी यह आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते हैं। तुम्हें मेरे अलावा किसी के करीब नहीं जाना। वह उसकी चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, धीरे धीरे तुम्हें मेरे प्यार की आदत हो जाएगी, सारी उम्र इन्हीं बाहों में रहना है। तुम बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, तो कुछ भी समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब आगे अद्रिक ने अपनी बात सीधी ही कह दी थी। उसे यह घूमने फिर ना तो आता नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था उसके तरीके से मन्नत बहुत ज्यादा डर गई थी। वह बस रोए जा रही थी। अद्रिक ने उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था। वह काफी शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर यह लड़की कहाँ चुप होने वाली थी। उसने मन्नत को थोड़ा दूर किया, अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, आगे जाकर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अभी से मेरे हिसाब से चीज सीख जाओ। मैं तुम्हारे करीब नहीं आया था उस दिन तुम मेरे करीब आई थी। मेरे अंदर के शैतान को तुमने जिंदा किया है। मेरे अंदर से मोहब्बत मर चुकी थी सालों पहले, उसे तुमने जगाया है। महे पता भी है तुमने क्या कर दिया है मेरे साथ। तुम मेरे लिए वो दवाई हो जो मुझे एक अजीब सा सुकून देती है, जिसका इलाज इस दुनिया में नहीं था। तुमने उसे भी ठीक कर दिया। ये सब कहते वक्त वो बहुत मुस्कुरा रहा था, और उसकी मुस्कुराहट भी डरावनी थी। मन्नत पूरी तरह से डरी हुई थी। अद्रिक की कोई बात उसे समझ नहीं आ रही थी, उल्टा उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। शादी और अद्रिक से बिल्कुल नहीं, यह इंसान पागल है। उसके मन में बार बार वही ख्याल आ रही थी जब उसके भाई ने सुबह कहा था, शादी तो करनी ही पड़ती है। तभी मन्नत के मुंह से रोते हुए शब्द निकलते हैं, मुझे नहीं करनी शादी, आप बहुत बुरे हो। अद्रिक के दिल को जैसे किसी ने तोड़ दिया था। उसे ऐसा लगा इससे पहले कि वह कुछ कहता, मन्नत उसे धक्का देकर वहां से भाग गई। वह जितनी स्पीड से भाग की, अद्रिक वहीं खड़ा रह गया और अपने खाली हाथों को देखा था। ये लड़की अभी अभी उसे धक्का देकर भाग गई। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वही मन्नत रोते हुए भागी जा रही थी, तभी वह किसी से टकरा जाती है। वो सामने तारा थी। मन्नत को यूं रोता देखकर तारा भी घबरा गई। उसने जल्दी से मन्नत के गले लगा लिया और उसे शांत कराने लगी। मन्नत ने कसकर उसे पकड़ लिया और छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। जब थोड़ी देर बाद मन्नत थोड़ा शांत हो गई, तब तारा ने उसे खुद से दूर किया और उसका हाथ पकड़ कर क्लासेस से दूर गार्डन की तरफ ले आई। पूरा गार्डन इस वक्त खाली था कि क्लासेस का वक्त था, तो बच्चे अपने क्लासेस में थे। तारा ने उसे वहीं बिठाया और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? क्या सर ने कुछ कहा? मन्नत फिर से रोने लगती है। उसे अब डर लग रहा था। वह तारा को धीरे से देखकर कहती है, उन्होंने मुझसे कहा। इतना कहते ही चुप हो गई और रोने लगी। तारा को भी डर लग रहा था। उसके भाई पर उसे भरोसा नहीं था। वह सच में पागल और सनकी था। तारा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, मुझे बताओ तो सही, तभी पता चलेगा क्या हुआ। मन्नत ने ध्यान से उसे देखकर कहा, उन्होंने कहा मुझे उनसे शादी करनी है, पर मैं उनसे शादी क्यों करूंगी? वह एक नंबर के खड़ूस और डरावने इंसान है, और मुझे तो शादी ही नहीं करनी। मुझे तो पेंटिंग क्लास शुरू करनी है। मुझे अपने पेंटिंग्स बनानी है। 12-11 MVP। तारा को समझ नहीं आया कि मन्नत इतनी मासूम क्यों है। आजकल के बच्चे इतने मासूम नहीं होते, वह बहुत ही चुस्त और चालाक होते हैं। तारा ने उसके आंसुओं को फिर से साफ करते हुए कहा, तो क्या हो गया? शादी तो करते ही है बड़े होने के बाद, और तुम तो लकी हो, तुम्हें अद्रिक वालिया ने प्रपोज किया है। मन्नत ने ध्यान से तारा की तरफ देखकर कहा, पर प्रपोज किया है मतलब? तारा ने उसके सिर पर शपथ लगाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, जब एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, उसे प्रपोज करना बोलते हैं। और तुम्हें पता भी है अद्रिक वालिया कितना बड़ा इंसान है। लड़कियां पागल है उसके पीछे, और वह तुम जैसी झल्ली के पीछे पागल है। मन्नत अपना सर कुचलेट हुए कहती है, मुझे नहीं समझ आ रहा। कुछ भी मुझे नहीं करनी उनसे शादी। वह कितने डरावने हैं, हंसते भी नहीं है। तारा मुस्कुराकर कहती है, शादी का मतलब यह नहीं होता। अच्छा तुम्हें एक चीज बताओ, तुम अपने पिता में क्या
क्वालिटीज देखते हो, वह तुम्हारी मॉम के साथ कैसे भी करते हैं। मन्नत याद करती है और बताती है कि मेरे पिता मेरी माँ के साथ कितने अच्छे से रहता है। वह उनके हर तरह से मदद करते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो तारा हंसते हुए कहती है, यही सब होता है एक लड़के और लड़की की फीलिंग्स में। अगर वो तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम्हें ही प्रपोज करेंगे ना शादी के लिए। अच्छा बताओ, तुम्हें वो हैंडसम लगते हैं? मन्नत ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, हैंडसम लगते? मतलब क्या? वह तो मेरे भाई भी हैंडसम है। तारा का मन कर रहा था कि वह अपना सिर दीवार पर मारे कि लड़की इतनी मासूम क्यों थी। उसने सोचा था वो उसे समझ पाएगी, पर नहीं, पर वो पूरी कोशिश करेगी ताकि ये लड़की ही उसकी भाभी बनी। उसे बहुत मजा आएगा आगे जाकर अद्रिक को तंग करने में। तारा फिर से कहती है, अगर एक हैंडसम और अमीर लड़का जो बहुत ही सक्सेसफुल हो, जिसका अभी तक कभी किसी लड़की के साथ नाम ना आया हो, जो बहुत ही लॉयल भी हो और एक लड़की के लिए अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताए, तो वह बहुत अच्छा इंसान होता है। मन्नत अपने हाथों को तारा के हाथों से लेकर कहती है, अच्छा इंसान वह मुझे किस तरह देखते रहते हैं घूर घूर कर, जैसे कि वह कोई छिपकली हो। तारा थोड़ा हैरान होकर कहती है, छिपकली? मन्नत अपना मुंह बनाकर कहती है, हाँ, एक बार हमारे घर छिपकली आ गई थी। वह भी मुझे वैसे ही देख रही थी जैसे वह सर देखते हैं। तारा का मन कर रहा था वह अपने बालों को नोच ले। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अब वो थोड़ा सा सीरियस होकर कहती है, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं कहूँ वह सिर्फ तुम्हारे लिए इस कॉलेज में आए हैं तो महम कैसा लगेगा? मन्नत ने अजीब से मुंह बनाकर कहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वह बहुत ही खदूस इंसान है। मेरे साथ किस तरह बिहेव करते हैं, मुझे अभी अभी डांट रहे थे और धमका रहे। तारा को अब अपने भाई पर गुस्सा आ रहा था। क्या किसी लड़की को प्यार या प्रपोज करना धमकाना होता है? क्या तरीका नहीं था उनके पास कुछ अच्छा? तारा फिर से कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाए हूँ, वो देख फिर डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है। मैं ही यह नहीं कह रही कि एक्सेप्ट कर लो, पर उन्हें एक मौका तो दो, वह अच्छे सान है। तारा अपने फ़ोन पर अद्रिक के बारे में इंटरनेट से सर्च करती है। कमाल की बात की थी कि सिर्फ अच्छी बातें से आज हो रही थी, क्योंकि उसके माफिया का तो किसी को पता नहीं था। बिजनेस में वह इतना ऊपर था, उससे भी ऊपर आज तक किसी ने नहीं, उसका नाम किसी भी घोटाले में नहीं आया था। मन्नत का मन तो नहीं था, पर तारा के कहने पर वह फ़ोन को देखने लगी और सब कुछ पढ़ने लगी। उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था। बिजनेस का उसे कुछ भी पता नहीं था। बिजनेस में क्लास लेने का मतलब ही सिर्फ ये था कि उसके पिता चाहते थे कि वह इतनी काबिल बन जाए। थोड़ी देर बाद तारा अपना फ़ोन वापस अपने पॉकेट में डालकर कहती है, तुम अभी बहुत छोटी हो मन्नत, भले ही तुम मेरी उम्र की हो, पर तुम दिमाग से बहुत ही मासूम हो। कभी सोचा है पूरी जिंदगी अकेले कैसे रहोगी तुम? सबको एक प्यार करने वाले की जरूरत होती है, और इस दुनिया में ऐसे इंसान बहुत कम हैं जो सिर्फ एक लड़की पर अपना दिल हर जाए। तभी मन्नत कहती है, तुम्हें उनके बारे में इतना कैसे पता? क्या तुम उन्हें जानती हो? तारा खामोश हो गई थी। उसने अब तक अपना सच नहीं बताया था और अभी नहीं बता सकती थी। वह बिल्कुल चुप रहती है, फिर थोड़ा नाटक करती हुई कहती है, मुझे ये सब इसीलिए पता है कि मेरे परिवार वाले उन्हें जानते हैं और काफी तारीफ करते हैं। हमेशा कहते हैं, ऐसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढ भी नहीं मिलते। आधी बात हो तो मन्नत के सिर के ऊपर से निकल गई थी, पर उसने प्रॉमिस कर लिया था तारा से कि यह सब कुछ वह अपने घर पर किसी से नहीं कहेगी, बल्कि वह अद्रिक की बातें को सीरियसली रहेगी और उसे एक मौका भी देगी। तारा काफी खुश थी। उसका इतना समझा था काम आ गया था। उसने सोचा वो अपने भाई से एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लेगी और अपने भाई को ये भी बताएगी कि वह मन्नत के साथ बहुत ही ज्यादा शांति से पेश है, वह आम लड़कियों की तरह नहीं है। कॉलेज खत्म होने के बाद तारा और मन्नत साथ में गेट के पास आए थे, तभी उन्हें ढूंढते हुए मेरा भी वहां आ जाती है। वह थोड़ा नाराजगी से कहती है, ये तुम लोग लास्ट लेक्चर अटेंड करने ही नहीं आए? कितना बोरिंग था, मैं तो सो ही जाती अगर टीचर नहीं जाता। वैसे तुम दोनों थी कहा। मन्नत कुछ कह पाती कि तभी तारा कहती है, हम लोग मैप में घूम रहे थे
वह मुझे कुछ काम था तो मैं मन्नत को साथ ले गई। अब तो कॉलेज खत्म हो गया है कि तभी एक लड़की आकर उन्हें उनके बैग देते हुए कहती है, ये लो तुम्हारे बैग। मन्नत अपना बैग अपने कंधे पर डालते हुए कहती है, ये तुम कैसे लेकर आई? तारा उसे देखकर कहती है, मैंने मंगवाया है, मेरे पास मीरा का नंबर नहीं था। तो ये लड़की मुझे पहले से जानती है तो मेरे पास इसका नंबर था। मन्नत को कोई शक नहीं हुआ। तभी सबकी नज़र गेट की तरफ गई, जहां से एक कार आकर खड़ी हुई थी, जिसमें से करण बाहर निकला जो मन्नत को लेने आया था। आज तरुण एक मीटिंग के लिए गया था तो वह नहीं आ सकता था। करण को देखकर मन्नत दौड़कर जाकर अपने भाई की गले लग जाती है। वह बहुत ज्यादा एक्सरसाइज थी। करण भी उसे हक करते हुए कहता है, मिर्ची तू सुधर जा, अब बड़ी हो गई हो, देख लड़कियां देख रही है। मन्नत मुंह बनाकर कहती है, तो क्या मुझे क्या फर्क पड़ता है। वह छोटे बच्चों की तरह अपना नाक भी करण की शर्ट से रगड़ने लगती है। करण बस हंसने लगता है, उसकी बहन का कुछ नहीं हो सकता। वही द्वार कड़ी तारा, दूसरी लड़की और मीरा ये सब देख रहे थे। मीरा ध्यान से करण को देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसे लग रहा था उसने इस लड़के को टीवी में कहीं देखा है। अब उसे नहीं पता था कि यह म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था और प्रोड्यूसर भी था और बहुत से सिंगर का अच्छा दोस्त भी। Ch20 आद्रिक की जलन। अब तक मीरा ध्यान से करण को देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसे लग रहा था उसने इस लड़के को टीवी में कहीं देखा है। अब उसे नहीं पता था कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था और प्रोड्यूसर भी था और बहुत से सिंगर का अच्छा दोस्त भी। अब आगे अद्रिक जब गेट से बाहर निकला, उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उसके ड्राइवर ने उसके लिए कार का गेट खोल दिया था, पर वो कार में बैठा ही नहीं रहा था। वह गुस्से से सामने खड़े इंसान को देख रहा था। उधर करण और उसके मन्नत थे। मन्नत ने करण को इस तरह से पकड़ा हुआ था, भले वो उसका भाई क्यों ना हो। मन्नत के करीब कोई नहीं जा सकता, उसका भाई भी नहीं। मन्नत ने करण की बाजू को कसकर पकड़ा हुआ था और अपना सिर उसके कंधे पर रखा हुआ था और वह मासूम सी शक्ल बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी ताकि वह उसे आइसक्रीम खिलाए। और करण बस हंस रहा था। उन दोनों भाई बहन को तो पता भी नहीं था, एक माफिया उन पर नजर बनकर बैठा था। तारा ने अपने भाई को देख लिया था, वो हंसने लगी। उसकी स्माइल बहुत ही शैतानी भरी थी। वो अपने भाई की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे कह रही हो, भाई यह मत कहना कि आप अपने साले साहब से भी जलन कर रहे हो। मन्नत को तो पता नहीं था उसकी बैंड बजाने वाली थी, अच्छी वाली। अद्रिक तो पहले ही आग से भरा हुआ था कि मन्नत उसे धक्का देकर गई थी। वह उसे ढूंढने निकला था, पर उसने उसे तारा के साथ देखा, इसलिए वह चुप कर गया। वह इस लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसकी अकल कितनी है उसने देख लिया था। उसे इतना भी पता था ये हद से ज्यादा मासूम है। अगर वो जबरदस्ती करेगा तो वह उसके करीब आने की बजाय उसे दूर भागेगी। और अद्रिक बहुत ही स्मार्ट इंसान है, उसे इतना तो पता था कि रायजादा फैमिली मन्नत के बारे में कुछ छुपा रहा है। वह किसी को पता करने में लगा हुआ था। जिस दिन उसके हाथ में सच आएगा, मन्नत को उठाकर ले जाएगा और कोई कुछ बोल तक नहीं सकता। मन्नत ने एक बार भी दूसरी तरफ नहीं देखा, क्योंकि वह तो अपने भाई को मनाने में लगी हुई थी। करण जब मान गया तब मंद बच्चों की तरह नाचने लगी और जल्दी से करण के गालों पर किस करते हुए कहती है कि वो 2 आइसक्रीम खाएगी। ये नज़ारा देखकर तो अद्रिक की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपना हाथ जोर से कापर दे मारा। उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आंखें और दिल जलन से भर गया था। ऐसा लग रहा था तूफान आने वाला है। तारा बस मुस्कुरा जा रही थी, पर यह नज़ारा देखकर तो उससे भी डर लग रहा था, कहीं उसका संकी भाई कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसीलिए वह जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसका ड्राइवर पहले ही उसे लेने आ गया था। वहीं दूसरी तरफ अद्रिक की कार में वो जलन और गुस्से से भरा हुआ था। उसके हाथ में हल्की चोट भी लग गई थी और उसे कोड एहसास नहीं था। बार बार उसका मन्नत का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। वो गुस्से से कहता है, तुम गलत कर रही हो, तुम्हें सिर्फ मुझे किस करने का हक है, बाहों में भरने का हक भी सिर्फ मुझे है।
तुम किसी और के करीब नहीं जा सकती, चाहे फिर वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो। आइसक्रीम पार्लर। वही मन्नत इस वक्त आइसक्रीम पार्लर में बेटी आइसक्रीम खा रही थी। उसे नहीं पता था कि अद्रिक गुस्से और नफरत से उसके भाई को कोस रहा था। तभी करण का फोन बजता है। उसने देखा किसी प्रोड्यूसर का फोन था। करण ने फोन उठाया तो सामने से प्रोड्यूसर उससे बात करने लगता है। वह लोग किसी कॉन्सर्ट की बात कर रहे थे। करण हैरान था, इस इंसान से बात करने के लिए उसने इतना ट्राई किया था और अब वो सामने से बात कर रहा था और तो और उसे ऑफर भी दे रहा था। लेकिन ऑफर कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, पर उससे भी ज्यादा। उसे 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर जाना होगा। करण हाँ करने से पहले एक बार अपने घर पर डिसाइड कर लेना चाहता था, इसलिए उसने सोचकर बताने का कहकर फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रोड्यूसर के सामने अद्रिक बैठा था तो गुस्से से उसे घूर कर देख रहा था। प्रोड्यूसर अपना सलाइवा निगलते हुए कहता है, सर वो फोन कर देंगे, आई प्रॉमिस। 3 से भी ज्यादा महीने लग जाएंगे उन्हें वहां। अद्रिक के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कुराहट थी। वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रोड्यूसर ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ये कौन सा तरीका है किसी को ऑफर देने का? ये पनिशमेंट दे रहा था या उसे एक अच्छा ऑफर? उसने कुछ भी नहीं कहा, बस एक शांति की सांस ली। अद्रिक अपने काम में शांति से बाहर देख रहा था। अब करण कम से कम 5 महीने तक तो वापस नहीं आएगा। ऑफर इतना अच्छा है, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसने अभी अभी अपनी कंपनी शुरू की है, वह किसी बड़े ऑफर को मना नहीं कर सकता। अद्रिक को यह नहीं पता था कि मन्नत तरुण के भी उतने ही करीब थी, लेकिन तरुण थोड़ा बड़ा था और कड़ी मेहनत इंसान था। मन्नत जब घर पहुंची तो उसकी मां के चेहरे पर चिंता थी। वह अपनी दादी के पास जाकर उन्हें इंगले लगाते हुए कहती है, आज हिटलर को क्या हुआ है, मुंह बनाकर बैठे हैं। मन्नत की दादी हंसते हुए कहती है, होना क्या है, वालिया परिवार होली पार्टी रख रहा है और हम सबको इनवाइट किया है। उन्होंने स्पेशली तू लेने को भी कहा है। और तुम्हारी माँ का तो पता ही है, वह अजीब ही दुनिया में रहती है। होली पार्टी सुनते ही मन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उनके घर में भी होली मनाते थे, पर कोई पार्टी नहीं होती थी। उसने कभी पार्टी अटेंड भी नहीं की थी। उसका तो अभी से जाने का मन था। वैसे भी कॉलेज 2 दिन के लिए बंद था, संडे और मंडे के लिए, इसलिए मन्नत बहुत ज्यादा खुशी थी कि छुट्टी के साथ साथ वो एक पार्टी में भी जा सकती है। वालिया मेंशन में तारा ने घर आते ही अपनी दादी को होली पार्टी का ऑफर दे दिया था, ये कहकर कि वो मन्नत को यहाँ बुला सकते हैं। ऐसा करने से वो भाई के करीब जल्दी आ जाएगी। उसने अपनी दादी को बहुत सारी बातें बताकर ये सब कांड किए थे, इसलिए होली पार्टी जल्दी ही होने का अनाउंस हो गया। और वालिया परिवार की होली कोई छोटा नहीं होती, बहुत बड़ी होली पार्टी होगी। बड़े बड़े लोगों के इनवाइट किया जाएगा। तो रायजादा परिवार का आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये सब इसलिए किया गया ताकि मन्नत रायजादा आ सके। और तारा ने सोच लिया था मन्नत को अपनी पहचान बताने का, ताकि वो उसे अपने भाई के करीब अच्छे से लेकर आ सके। इस तरह वो मन्नत को यहाँ लेकर आती रहेगी। वही करण ने जब अपने परिवार के साथ ऑफर के बारे में डिस्कस किया तो उसके पेरेंट्स ने तो मना कर दिया और करण को यह ऑफर बहुत अच्छा लगा। वह बहुत ही स्वाभिमानी इंसान था। उसने ये कंपनी अपनी मेहनत से शुरू की थी और ये ऑफर उसके लिए बहुत बड़ा था। वह अपने पिता को मना लेता है, इसीलिए कल सुबह ही उसे विदेश के लिए निकलना था। 3 महीना कौन कॉन्ट्रैक्ट तो कहा था और उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता था। मन्नत अपने रूम में अद्रिक के बारे में सोच रही थी। बार बार उसका हाथ अपने माथे पर जाता, बार बार अपनी बाहों को वह महसूस करती। उसे डर तो लगता, पर वो मुस्कुरा भी देती। वो बालकनी में खड़ी तारों को देख रही थी। वो आसमान को देखकर कहती है, बिल्कुल खड़ूस है वो, प्रपोज करना भी नहीं आता। मन्नत ने घर आकर फोन पर बहुत कुछ सर्च किया, जैसे जैसे तारा ने बताया था। वह सब देखकर तो उसके होश उड़ गए थे। प्रपोज करते हैं, किस करते हैं और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर अद्रिक ने तो उसे किस नहीं किया था। क्या वो उसे प्यार नहीं करता? मन्नत अपना सर झटकते हुए सोचा, यह वो क्या सोच रही है। वह बस खड़ूस के करीब कभी नहीं जाएगी। उसकी तो आंखें भी उसे
डराती है। मन्नत को तो कोई होश नहीं था कि सामने एक रेंज रोवर खड़ी थी और उसमें बेटा इंसान उसे कब से देख रहा था। उसकी आंखों में नशा छाया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे मन्नत उसके लिए किसी नशे की तरह हो, मन्नत का नशा कर रहा हो। यह आद्रिक था, पिछले 2 घंटे से खड़ा था मन्नत के इंतजार में। उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड घबराए हुए थे। अगर ये लड़की नहीं आती ना तो उसकी क्लास लगना था। वो सब पर गुस्सा कर जा रहा था। आज तो उसने ऑफिस में कितने लोगों को जॉब से निकाला, इसकी गिनती नहीं थी। और कितने लोगों को पर अपना गुस्सा निकाल, इसकी भी गिनती नहीं थी। वो तब जाकर शांत हुआ जब उसे मन्नत दिखाई दी। राका हैरान था, ये लड़की अद्रिक के लिए किसी दवाई की तरह थी, किसी नशे की तरह। अद्रिक को एक कैसी दिक्कत थी जिसका कोई इलाज नहीं था, पर शायद मन्नत उसका इलाज थी। पिछले कितने सालों से हर ट्रीटमेंट फेल हो चुका था, पर मन्नत उसका इलाज बन चुकी थी। अब इस मासूम सी तितली को उस माफिया की कैद में तो कैद होना ही पड़ता, क्योंकि यह उसकी आंखों बस चुकी थी, उसके दिल में उतर चुकी थी। अद्रिक मन्नत को देखकर कहता है, तुम्हारी तलब लगने लगी है मुझे, तुम्हारी रूह में उतरना चाहता हूँ। वो सिगरेट के कश लेते हुए ये सब कह रहा था। बहुत डरावना लग रहा था। अगर मन्नत देख लेती तो शायद उसके होश उड़ जाते। अद्रिक की आंखें शिद्दत और जुनून से भरी हुई थी। उसकी वह शब्द मन्नत के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। 11 के आसपास मन्नत सोने चली गई। सुबह छुट्टी थी तो आज बहुत लेट हुई थी। लेटते ही उसे नींद आ गई, क्योंकि वी काफी तक गई थी। आज उसने बहुत मस्ती भी की थी। थोड़ी देर बाद अद्रिक उसे रूम में आया। मन्नत को तो एहसास भी नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक एंड कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।